हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग को पता होना चाहिए एग्जाम डेट आपका नजदीक आ रहा है। 24 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, पता ना कब आपका डेट पड़ जाए। तो 24 तारीख को ही टारगेट में लेकर चले। तो आप सभी से मैं वादा किया हूं कि लगातार जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी नहीं मतलब एग्जाम से पहले 50 प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा देंगे। डिस्कशन बहुत बेहतर तरीका से 25 प्रीवियस ईयर और 25 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो क्रेन पब्लिकेशन से होगा। काफी मस्त बुक है और बहुत अच्छा है। अगर आप इससे करेंगे तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में जितने भी हम डिस्कशन कराएंगे वो सारे का सारे प्रश्न और कॉन्सेप्ट को लेकर के आप बहुत अच्छा से हल कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो डियर, हम लगातार मॉडल सेट चला रहे हैं। मॉडल सेट में प्रैक्टिस सेट 11 हो चुका है और ये जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट है 5, जिसमें हम आपको कराएंगे मैथ्स और साइंस कराएंगे सुबोध सर। पूरे 40 अंक की तैयारी और ये जो प्रश्न पूछा गया है 15/12/2013 को, तो घबराएंगे नहीं और आज पढ़ लो कल काम आएगा। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे प्रीवियस ईयर ना पूछा जाए, तो करना आपको जरूरी है। अब आपको मौका है प्रैक्टिस सेट करके ही तैयारी करने का, तो मौका को मत गवाइए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप तैयारी कर रहे हैं तो जितना ही प्रैक्टिस सेट आगे आएगा तो आप ये चीज कभी देखकर मत घबराएंगे वीडियो में क्लास में कि सर कभी क्वेश्चन नंबर ये आता है तो कभी क्वेश्चन नंबर इसके बाद ये आ जाता है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट अब आगे आएंगे ना, सब में क्वेश्चन नंबर कहीं कहीं दिया गया। जैसे मैथ का क्वेश्चन खोजेंगे ना तो लगातार नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर में अलग अलग होगा, तो इसके घबराएंगे नहीं। साइंस का क्वेश्चन भी लगातार नहीं दिया गया, तो सर जब पढ़ाएंगे तो साइंस का क्वेश्चन भी कभी कभी नंबरिंग से नहीं रहेगा, कभी 70 उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा 81। तो घबराइएगा नहीं कि सर ये छोड़ दिए फिर ये पढ़ाने लगे, नहीं। वो क्वेश्चन जो साइंस का है सभी को एक जगह कलेक्ट किया गया है, तो इसलिए प्रश्न संख्या इधर से उधर हो गया। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, हम तो पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स, इसके बाद पढ़ाएंगे आपको सुबह सर साइंस। तो मैथमेटिक्स का जो प्रश्न सेट संख्या 5 है उसका सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण बताना है। समीकरण बताना है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। समीकरण दिया जाता है उसमें से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, और जब ये हो जाता है तो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया जाता है, अल्फा इंटू बीटा, और बोला जाता है कि समीकरण बताइए। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, विदाउट फार्मूला के भी हम बताएंगे, घबराइए नहीं। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो समीकरण होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग ये दिया गया है 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 6 लिखेगा x गिफ्ट में, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल ये दिया गया है 3 बराबर कर देंगे 0। यही आपका समीकरण है। लेकिन आप यही बोलेंगे कि सर हमको याद रहेगा तभी ना बनाएंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे? अगर आपको याद नहीं रहेगा तो बनाने का एक और तरीका आपके पास है जो मैं आपको दे रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि माइनस बी बटा ये होता है, और इसका मान दिया गया है 6। बाटा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बटा ए, और इसका मान दिया गया है 3 बटा में कर देंगे। अब यहां से आपको निकालना है ए और बी और सी का मान। तो ए का मान कैसे निकालिएगा? देखिए ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो दोनों जगह ए का मान 1 है, लिख दिए। बी के मान के बारे में बात करें तो ये माइनस बी बराबर 6 है, तो बी बराबर हो जाएगा डियर -6, सी का मान हो जाएगा 3। अब समीकरण में देखिए कि कौन ऐसा समीकरण है जो ए बराबर 1 देगा, बी बराबर -6 देगा। x² का जो गुणांक होता है वह सब ए का मान कहलाता है, x का जो गुणांक होता है सब b का मान कहलाता है। तो x का गुणांक -6 सिर्फ ऑप्शन ए में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसीलिए यह गलत हो गया। और c का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 82। लिखा गया है, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सतत दशमलव के रूप का मतलब हुआ शांत दशमलव। शांत दशमलव परिमेय संख्या तब होता है जब उसका जो हर होता है ना, ये हर, तो हर का जब गुणनखंड करेंगे ना, हर का
गुणनखंड, तो ये आना चाहिए 2 गुने 5, 2 के पावर m 5 के पावर n। कहने का मतलब 2 के पावर कुछ भी चलेगा, 5 के पावर कुछ भी चलेगा, लेकिन इसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। बस 2 और 5 के अलावा इसका गुणनखंड अलग आ जाता है तो समझ जाइए कि वह सतत नहीं है, असतत है, यानी अशांत है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 5 के अलावा आएगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। ये 625 का जब गुणनखंड करते हैं तो 5 के पावर देता है 4, यानी कि हर में या तो 2 आ जाए सिर्फ तब पर भी चलेगा, सिर्फ 5 आ जाए तो भी चलेगा। 2 और 5 दोनों आ रहा है तो और बढ़िया है, वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। तो चलिए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा 83। लिखा गया है कि यदि √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x बराबर है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 144 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस तो 144, उसमें 25 जोड़िएगा तो 169। अब बाहर निकालिएगा रूट से तो ऊपर में 13 आएगा, नीचे में 12, नीचे में 12 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 12 एकम 12 + x, यानी कि ऊपर में 12 + x, तो नीचे 12 है ऊपर में 13 बनाना होगा। अब 12 + x है तो x का मान 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर मन ही मन ऐसे दे सकते हैं। अगर बना के तरीका से देखिएगा तो ऐसे बनाइए, √144 प्लस ऊपर में हो जाएगा 25 बाटा में कितना 144 बराबर में 12 + x/12, ये हो जाएगा 169। इसके बदला में निकलेगा 13, इसके बदला में निकलेगा 12, ये 12 + x/12, नीचा से नीचा गायब कर दीजिए। 13 बराबर 12 + x, आपस में दोनों बराबर होगा। कब होगा बराबर? जब x का मान 1 रखिएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। चलिए डियर तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि एक वृत्त के तिर्यकखंड की त्रिज्या r है और वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाती है तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये भी 10th क्लास में पढ़ना है। ये रहा आपका वृत्त, ये रहा इसकी त्रिज्या r और इसके बीच का जो कोण है वह 8 डिग्री बनाती है। तो आपको यह बताना है इसके तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये सब जो होता है यह क्या कहलाता है? तिर्यकखंड। तो तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह डियर होता है ना θ/360, जहां थीटा जो होता है ना वह कोण होता है, यानी कि थीटा इसका r है तो सॉरी यहाँ पे x डिग्री का ना कोण बनाती है, तो यहाँ पे यह कोण बनाती है x डिग्री का, यानी कि θ/360 गुने πr²। यहाँ r का मान r है। यही आपका सही जवाब है जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने जो एलसीएम और एचसीएफ से दिया गया है। प्रश्न में लिखा गया है, दिया हुआ है कि मौसा 253,440, मतलब इतना का मौसा 11 है और लौसा इतना का 253 गुने r है। r का मान बताना है। सभी को पता होना चाहिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम के बारे में बात करें तो यह दिया गया है 253 गुने r, तो लिखेगा 253 गुने r। और एचसीएफ का बात किया जाए तो यह दिया गया 11, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि 253 गुने 440। जब इसको आप आपस में बराबर कीजिएगा तो 11 के पारा में कटेगा 40 बार में, 253 से 253 गए, r का मान आ गया 40, यानी करेक्ट आंसर हो गया 40। ठीक ना, r का मान बताना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला प्रश्न डियर ये दिया गया आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघुखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये लघुखंड क्या होता है? ये बना दिए वृत्त, ये इसका हो गया कोण, सॉरी सेंटर, और ये बनाती कितना डिग्री का कोण? 45 डिग्री का। ये जो लघुखंड होता है, ये जो हम शेडेड कर रहे हैं, ये पार्ट होता है लघुखंड। लेकिन आखिरकार इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो यहां से केंद्र को O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो शेडेड एरिया का जो क्षेत्रफल होगा लघुखंड का, तो लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
सबसे पहले तो यहां से लेकर यहां तक एक तिर्जखंड बनता है, यहां से लेकर यहां तक एक तिर्जखंड बन रहा है, ये तिर्जखंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटे 360 तो 45 बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मान दिया गया 28, तो 28 गुने 28, और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? ये त्रिभुज का एरिया, ये त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 गुने ये भुजा और ये भुजा और इसके बीच का जो कोण बना है 100, जब कोण का माप दिया गया तब निकाल सकते हैं इसे। यानी कि दोनों भुजा के बारे में बात करें तो दोनों तो 28 ना होगा, क्योंकि दोनों इसका त्रिज्या है, तो 28 गुने 28 गुने साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 45 डिग्री। अब इसको हल कीजिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। हल कैसे करेंगे? तो काटिए इसको, 45 के पहाड़ा में कट जाएगा 8 बार में, 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 7 28, 7 से 7 कैंसिल, 2 के पहाड़ा में 11, कुल मिलाकर बोले तो 11 8 88 और ये 30, 308 माइनस ये काटेंगे तो यह हो जाएगा 14, 14 गुने 28, साइन 45 का मान पता होना चाहिए, 1/√2 होता है। अब यहां से हो जाएगा 308 माइनस 14 गुने ये √2 को ऊपर नीचा क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, तो यह कुल मिलाकर देगा 2/√2/2, ये कट जाएगा 14 बार में, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो 196 गुने 1.414 आएगा। यानी कि आपको 308 में से इसको मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 277.144। अब इसको आपस में घटा दीजिए, जैसे ही आप घटाएंगे इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 30.856। तो ये सब कैलकुलेशन वाली बात है, परीक्षा में अगर आता है तो सबसे पहले इसको नहीं बनाइए, सबसे लास्ट में बनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण बताना है। मतलब यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज बनाते हैं, बना दे बढ़िया वाला त्रिभुज, ये बनाए त्रिभुज, यह एक त्रिभुज है, ठीक ना। और ये जो त्रिभुज दिया गया है इसके शीर्ष लंब ये जो कोण दिया गया है यह दिया गया है कितना डिग्री का? 130 डिग्री का। और इसका जो दो कोण बच जाता है, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। बोलता है इसके आधार के समद्विभाजक के बीच का कोण, ये आधार है, आधार का समद्विभाजक का मतलब ये ऐसे और इसको ये ऐसे, ये आधार का जो कोण होगा उसको हम द्विभाजित समद्विभाजित कर दिए। इसके बीच का जो कोण होगा ये आपको बताना है, इसका मान नाम रख देते हैं ओ। अब देखिए करना क्या होता है, अब सभी को पता है कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहां से ये मान है 30 डिग्री का, जिसका मतलब हुआ कि एंगल ये बी प्लस में एंगल सी ये जो होगा 180 में से 130 घटाएंगे, यह देगा आपको कितना डिग्री का? 50 डिग्री का। तो एंगल बी ओ सी बराबर, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, एंगल बी ओ सी ये जो होता है ना 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी का हाफ होता है। यानी कि 180 में से आपको घटाना पड़ेगा 25, जो कि होगा 155। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये बात ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, ये जो कोण होता है 180 माइनस ये दोनों कोणों का हाफ, बस यही बात इसमें नया है और कुछ नया नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा 88 आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है गुणनफल 81 82 83 गुने ... 89 में इकाई का अंकों का योग होगा। अब देखिए 81 82 83 जाएगा तो ये 82 आया है तो कभी ना कभी 85 भी आएगा, और जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 दे देगा कि नहीं दे देगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 89 जो आपके सामने ये रहा। प्रश्न में दिया गया अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल हो तो इतना बटे इतना प्लस इतना निकालना है आपको। अब ये क्या करेंगे?
तो आराम से आपको निकालना है 1/α प्लस 1/β। एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और ये होता है डियर सी बटा ए। ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी बटा सी। माइनस बी किसको बोलते हैं डियर? तो ये एक्स का गुणांक होता है बी, यानी कि माइनस बी मतलब -8। सी का मान होता है 2, यानी कि 2 काटेंगे तो यह हो जाएगा -4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कोई बड़ी बात नहीं, ये सब आप समझते होंगे। ज्यादा दिक्कत है तो हमें बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का मैथमेटिक्स का, उसके बाद चलेगा साइंस। प्रश्न में दिया गया है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो इजी प्रश्न है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, तो सोचिए यह सीपी है और यह एसपी है। 100 में अगर खरीदा होगा वह बेचेगा कितना में? 80 में, एक्स मान लीजिए। उसके बाद बोला गया है कि यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ, मतलब वस्तु का दाम वही है लेकिन लाभ हो जाएगा 5% का, यानी 105x। इसके बीच में कितने का अंतर, कितना अधिक में बेच रहा है? बोलेगा सर 25x में बेच रहा है, लेकिन वहां पे 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब 25x जो होगा वह 100 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा डियर? 4। अब x का मान 4 आ गया तो पूछा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के बारे में बात करें तो क्रय मूल्य इसका हम 100x मान रहे हैं, यानी कि 100 गुणे 4, कुल मिलाकर बोले तो 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का प्रश्न यही तक था। 10 प्रश्न आता है, तो ये 10 प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का महत्व होता है। तो मेरे साथ यदि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। सेठ उठेंगे भरोसे मत बैठिए। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाकी आप समझदार है। अब आगे कीजिए आप साइंस का क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे आपको सुबह सर जी, और डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार साथियों, आज जो हम साइंस का डिस्कशन करने वाले हैं वह सेट होगा 5, और यह प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था 15/12/2023 को। हाँ, एक और बात, ये साइंस का जो क्वेश्चन होगा वह सीरियल बाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सीरियल बाई प्रश्न नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर साइंस का जो हम स्टार्ट करते हैं 47 नंबर, वह प्रेस्टिक सेट जो आप लोग का होगा 5, ठीक है, और यह 15/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 47 नंबर से कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, ठीक है। देखिए यकृत है, अमाशय है, त्वचा और मस्तिष्क। तो इसमें हमको देखना है कि विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है मस्तिष्क यानी कि और अमाशय, यहाँ तो विटामिन की कोई बात नहीं है, गुंजाइश से नहीं है, आंत में होता है हालांकि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए या तो यकृत में हो सकता है या त्वचा। तो यकृत में सबसे ज्यादा जो विटामिन होता है वह कौन संचित रहता है? विटामिन ए। अगर विटामिन डी की बात किया जाए तो वह त्वचा में होने वाला है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सूरज का प्रकाश जब निकलता है, ठीक है, तो त्वचा यानी कि जब त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा क्या किया जाता है? त्वचा जो करता है कि विटामिन डी को संचित कर लेता है, ठीक है, और उसी के कारण जो मांसपेशी है वह क्या होता है, और हड्डी वह मजबूत हो जाता है। तो किसके कारण? विटामिन डी। देखते होंगे आप लोग कि जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी माँ जो होती है वह तेल लगाकर उसको मालिश करके और धूप में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसका हड्डी क्या हो? मजबूत हो, कैल्शियम उससे प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन डी जो मिलेगा किससे मिलने वाला है? त्वचा से। अगर बात किया जाए कि विटामिन कितने प्रकार के, तो आप लोग जानते होंगे कि विटामिन जो होता है वह 6 प्रकार के, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। विटामिन ए का अगर बात किया जाए कि इसका खोज जो किया था मैकुलन ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि विटामिन ए का खोज किसने किया था? मैकुलन, ठीक है। और बी के भी बात किया जाए तो मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का अगर खोज की बात किया जाए तो कौन किया था? तो विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। और विटामिन डी का
हॉपकिंस ने किया था, हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। और ई और के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं, ठीक है। विटामिन ए की बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम भी पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम बोल ले तो क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का बात किया जाए तो विटामिन बी का जो है थायमीन, रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। विटामिन सी की बात किया जाए तो एस्कर्बिक, एस्कर्बिक। विटामिन डी की बात किया जाए, देखिए इसका अगर याद करना है विटामिन ए बी और सी डी ई का रासायनिक नाम, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, वह ट्रिक्स है रथ एक टॉफी, ठीक है। देखिए यहाँ पर याद हो जाएगा, विटामिन ए का तो रेटिनॉल, विटामिन बी का तो थ से थायमीन, विटामिन सी का एस्कर्बिक, ठीक है, और विटामिन डी का क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और अब क से हो गया, उसके बाद है टेकोफेरॉल यानी कि ई का, तो टे से क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई का होगा टेकोफेरॉल, और के का जो होगा थीकोक्यूनिन, थीकोक्यूविन, ठीक है। तो हम लोग विटामिन यानी कि हम रासायनिक नाम इसके याद कर लिए रथ एक टॉफी से। अब यहाँ बात किया जाए कि जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। विटामिन का खोज की बात किया जाए तो किसने किया था, फंक ने किया था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, इसमें यह भी पूछा जाएगा कि बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो जल में अगर घुलनशील विटामिन की बात किया जाए, घुलनशील विटामिन का, तो वह बी और सी है। अब बाद बाकी जो बच जाएगा वह सब किसमें घुलनशील विटामिन है, तो वसा। तो कौन बच गया, कीड़ा, KEDA से याद रखिएगा, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। चलिए क्वेश्चन आपका जो है, चलिए तो 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर बोला है 62 में कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो जैव मंडल जो होता है, हम सब जानते हैं जैव मंडल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन मंडल होगा, जैव मंडल, ठीक है। वायुमंडल जिसमें हवा रहेगा उसको वायुमंडल, जिसमें जल रहेगा, पृथ्वी के ऊपर जल रहता है तो जलमंडल, और स्थल यानी कि जो जमीन रहेगा स्थल मंडल। तो कह रहा है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, तो तीनों द्वारा होता है, तब मिलकर क्या होता है जैव मंडल, इनमें से सभी के द्वारा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह आरएनए के द्वारा किया जाता है। आप लोग यह भी जानते होंगे कि आरएनए जो होता है 3 प्रकार के, आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और वह आरएनए जो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए यानी कि स्मॉल m आरएनए, दूसरा जो होता है ट्रांसफर आरएनए की टीआरएनए, और एक होता है राइबोसोम आरएनए यानी स्मॉल आरएनए, ठीक है। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वह क्या करता है, सूचना को आदान प्रदान करता है, यानी एमिनो अम्ल को पकड़ने का काम करेगा। और ये जो एमिनो अम्ल को पकड़ेगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर यानी कि किसके पास पहुंचाएगा, स्मॉल आरएनए के। और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा। राइबोसोम आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा। तो यही राइबोसोम में होगा। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, राइबोसोम में, ठीक है। अगर पूछेगा कि आरएनए का खोज कौन किया था, तो मिस्र के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1962 में। और माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते होंगे कि इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह।
अगर इसका बात किया जाए कि इसका खोज कौन किया था, तो अल्टमैन और कोलिकर ने किया था। अल्टमैन एवं कोलिकर ने किया था, जिसका चेला था कोलिकर, ठीक है। और इसकी अगर बात किया जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तो आप लोग जानते होंगे कि कोशिका भित्ति जो होती बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो बस प्रोटीन का, और प्रोटीन का खोज की बात किया जाए तो बर्जिलियस ने किया था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा को बदलता है, उसमें ऊर्जा में ऑप्शन ए है, बी में भौतिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा आंसर होने वाला है रासायनिक ऊर्जा। कैसे से समझिए कि खाद्य श्रृंखला जो भी उत्पादक है, ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा में। जैसे अगर बात किया जाए कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, तो वह जो होता है प्रकाश संश्लेषण वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। हम सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना क्या करता है, ऊर्जा तैयार करता है, तो रासायनिक ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि 2,4-D है, तो यह एक दवा है जो खरपतवारक यानी कि जो नाशक एक दवा होता है, जो जंगल को मारने में इसका क्या किया जाता है, खरपतवार होता है उसको नाश करने में किया जाता है। इस दवा का नाम है 2,4-D, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है मोलास्का में, पॉरीफेरा में, कॉर्डेटा में, इकाइडोमेटा में। तो यह पॉरीफेरा में, ठीक है। यह जो होता है पुनरुद्भवन की जो है विशेष क्षमता किसमें पाया जाता है, पॉरीफेरा में। और पूछेगा कि मोलस्का समूह, तो मोलस्का समूह के अंतर्गत जो भी घोंगा होगा जो आ जाता है किस समूह के अंतर्गत, मोलस्का। और कॉर्डेटा समूह के जो होता है जिसका वक्ष गुहा रहता है, ठीक है, एक मुंह रहता है, उसको कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो पूछेगा कि पुनरुद्भवन जो विशेष क्षमता रहती है किसमें, तो पॉरीफेरा में। यह पॉरीफेरा जो है एक जंतु जगत के ही अंतर्गत या उप जगत आता है पॉरीफेरा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा कौन कौन है, देखिए समझिए। एक मेढक है, उसके बाद टिड्डा है और घास, और एक सांप, यानी कि 4 को दिया गया है, मेढक, टिड्डा, घास और सांप में। यदि घास प्रथम श्रेणी है, घास कौन श्रेणी है, प्रथम। चलिए तो घास प्रथम श्रेणी यानी कि प्रथम पोषी स्तर पर है, तो तृतीय स्तर पर कौन होगा, तो बताइए कि घास को कौन खाएगा, टिड्डा यानी कि राम जी का घोड़ा, या ग्रास हॉपर भी इसी को कहते हैं। तो टिड्डा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा। और टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक। और मेढक को कौन खाएगा, सांप। मेढक को कौन खाएगा, तो सांप। अब आप बताइए कि तृतीय पूछा है, कौन पोषी, तृतीय पोषी। तो बताइए प्रथम हो गया घास, दूसरा हो गया टिड्डा, और तीसरा कौन होगा, मेढक। तो हमारा आंसर होने वाला है मेढक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो बताइए जो भोपाल में जो 83 जो मध्य प्रदेश में हुआ था, कौन सा गैस का रिसाव होने के कारण अधिक मजदूरों की जान गई थी, तो वह था मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइट। लगभग यह जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट की जो घटना, यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में 3 जनवरी, कब, सॉरी 3 जनवरी नहीं, 3 दिसंबर, ठीक है, कब, तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था। और लगभग इसमें 15,000 से अधिक मजदूरों की जान गई थी, ठीक है, 15,000 से अधिक मजदूर की जान गई थी। कौन से रिसाव के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और उस फैक्ट्री का अगर नाम बता दे, तो उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइल फैक्ट्री। उस फैक्ट्री का क्या नाम था, यूनियन कार्बाइल फैक्ट्री। और यह घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, और लगभग इसमें 15,000 से अधिक मजदूर की जान गई थी। यह गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि
एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, घटती है। आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक का नाम था लिंडमान। इन्होंने ऊर्जा से संबंधित बताया था नियम कि अगर मान लीजिए कि प्रथम श्रेणी का कोई भी उपभोक्ता हो, ठीक है, या उपभोक्ता कहें या उसको उत्पादक कहें, जैसे अगर मान लीजिए कोई पौधा है तो पौधा में अगर ऊर्जा होगा प्रथम श्रेणी में, तो अगर मान लीजिए पौधा में अगर 10,000 ऊर्जा है, कितना ऊर्जा है, 10,000 है, तो इससे अब जो पौधा को अगर मान लीजिए बकरी खाया तो बकरी जो खाएगी इसका 10% कम ऊर्जा इसमें आएगा। तो 10% यानी कि 1 0 खत्म होगा, ठीक है, तो 1,000 होगा, यानी 10% क्या होगा, ऊर्जा कम होता जाएगा। जो भी अगला व्यक्ति आएगा, चाहे जो भी अगला श्रृंखला में आएगा, वह क्या होगा, 10% ऊर्जा क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होगा, घटते जाएगा। ऊर्जा घटते जाएगा यानी कि कमते जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछे कि जहर की मात्रा, तो जहर की मात्रा अगर पूछे तो 10% अधिक होता जाएगा। 10% जहर क्या होगा, अधिक होते जाएगा, लेकिन ऊर्जा जो होगा 10% क्या होगा, कमते जाएगा। यह एक व्यक्ति था जिसने बताया था, लिंडवान व्यक्ति ने, कि ऊर्जा का स्तर 10% घटते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है, यानी अनुकूलन है। ऑप्शन है कि पर्णशूल एवं पर्णाभस्तम, पर्णप्रतान एवं पर्णाभवर, और तीसरा जो है पर्णाभवत्र एवं पर्णशूल, चौथा है पर्णशूल एवं पर्णप्रतान। ठीक है, इसकी बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर जो होने वाला है हमारा आंसर तीसरा, यानी कि पर्णाभव पर्व एवं पर्णशूल। ठीक है, याद रखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन जो है, आपतन का कोण इनके बीच का कोण होता है। तो आपतन कोण आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कि यह कोई दर्पण हम बनाए, तो कोई किरण आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, यह दर्पण से टकरा कर जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब जो बनता है, लंब जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तन के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि आपतन कोण इनके बीच का कोण है, तो बताइए कि आपतन कोण जो है किनके बीच का कोण है, तो आपतन कोण और अभिलंब के बीच का कोण है। ठीक है, आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ऑप्शन मिला ये कौन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कौन होगा, आपतन कोण होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। ऑप्शन ए में कि विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, चौथा जो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान होते हैं। समझिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसमें क्या होगा कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर धनात्मक है तो धीरे धीरे जो है शून्य की गति में आ जाए, तो ऋणात्मक भी धारा इसका मान हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। लेकिन दृष्टि धारा की बात किया जाए तो इसकी धारा की मान क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी जो करंट होता है इसका मान बदलते रहता है। ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको हम वर्ण पट्टी कहते हैं। ठीक है, विभिन्न रंग, जैसे अगर मान लीजिए कि इंद्रधनुष जब बनता है, वर्षा के 2 मिनट बाद
या वर्षा के समय या वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वह सतरंग दिखाई देता है। लेकिन जब प्रकाश के असंख्य यानी कि वर्षा के असंख्य बूंद जो होते हैं वायुमंडल में लटके रहते हैं, उससे जब सूरज का रोशनी आता है तो कुछ कण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और एक उसके सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टीदार परत दिखाई देता है। और जैसे ही उसको जब गुजारा जाता है, या यूं समझ लीजिए कि एक प्रिज्म, ठीक है, जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है, ठीक है, तो वह विभिन्न रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। इसी विभक्त करने की घटना को हम क्या कहते हैं, वर्णपट्टी कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान होगा। दिए गए ग्राफ में जो त्वरण का मान होगा कैसा होगा, यहाँ समझिए, जो विस्थापित हो रहा है वह कैसे हो रहा है, सीधा रेखा में हो रहा है। कैसा हो रहा है, सीधी रेखा में होगा। तो यह इसका जो त्वरण का जो मान होगा क्या है, शून्य होगा। त्वरण का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगला है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण। अगर मान लीजिए कोई अश्व पर बैठा हुआ है, घोड़ा पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और घोड़ा अचानक एकाएक चल दे तो उसमें क्या होने की आशंका है, जड़त्व आघूर्ण होगा। देखिए जड़त्व का नियम अगर कहता तो सही रहता, लेकिन यहाँ जड़त्व आघूर्ण दिया है पहले, तो ये होगा नहीं। तो आप लोग अब समझ ही गएंगे क्या होने वाला है, गति का तीसरा नियम, यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अचानक घोड़ा एकाएक अश्व अगर चल दिया तो व्यक्ति पीछे, मतलब क्रिया हो रहा है आगे की ओर, ठीक है, अब व्यक्ति पीछे की ओर, मतलब प्रत्येक क्रिया के क्या हो रहा है, विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसलिए गति का क्या नियम होगा, न्यूटन का गति का तीसरा नियम होगा। किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह जो होगा विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका पूर्णांक μ1 से चलकर दूसरा माध्यम μ2 में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि μ1 यहाँ क्या है μ2, अगर आपतन कोण क्या किया है I और परावर्तन कोण R तो साइन I बटे साइन R। तो यहाँ पर समझिए कि आपतन कोण I है, अब परावर्तन कोण कितना है, R है। पहले जो यहाँ पर दिया गया है, फिर से समझिएगा कि आपतन कोण I है, तो हम सब जानते हैं कि साइन यानी कि उस वस्तु में प्रकाश की चाल बटा में जो होता है माध्यम की चाल को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पहले जो होगा इसका क्या होगा, μ2 और बटे में क्या होगा, μ1, ठीक है। तो μ2 बटा μ1 होने वाला ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, ठीक है। एक 5 किलो का क्या दिया है, पहला जो दिया है m1 मान लेते हैं कि कितना दिया है 5 किलो, और दूसरा जो m2 दिया है कितना 10 किलो। और यहाँ पर जो है इसकी बीच की दूरी अगर मान लीजिए r है तो बीच की दूरी कितना दिया है, तो बीच की दूरी दिया है 10, ठीक है, 10 मीटर। अब हम सब जानते हैं कि F बराबर जो होता है कैपिटल G और m1 गुने m2 बटा में क्या होता है r² होता है, ठीक है। तो अगर G के मान ज्ञात किया जाए तो m1 का मान बताइए कितना 5 होगा, m2 का मान कितना 10, और यहाँ पर जो है इसका बीच की दूरी r दिया है तो 10 यहाँ रखेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 10 पचे 50, 50 दूना 100, यानी कि G का मान जो आएगा 1/2। तो G का मान 1/2 कहने का मतलब हुआ कि G का मान जो होगा G का कितना आधा, यानी कि G का आधा, यानी कि G का आधा यानी G/2। और हम सब जानते हैं कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो G/2 आंसर होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है 79 कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है।
क्या सेकेंड के लिए? 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, यानी समय जो हमको दिया गया है 100 सेकेंड, ठीक है। काम कर रहा है जो वेग का मान का 18 किलोमीटर, कितना है? वेग का मान का 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर, कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान बताइए। यहाँ समझिए, पहले तो यह सेकेंड में, तो इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। तो बताइए सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि 5/18 से गुना करते हैं, या यह समझिए कि 5 के पर 18 के याद रखेगा, 18 है ना, तो 9 के पर कितना मरते पढ़ने पर 18 आता है, तो 2 मरते। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 पर 2 मरते पढ़ लेंगे, तो 5 दूना 10। सॉरी, यहाँ पर समझिए, चलिए क्वेश्चन है 79 नंबर कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। कितना सेकेंड? 100 सेकेंड के लिए। हमें टाइम जो दे रखा है 100 सेकेंड, और जो वेग का मान जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। तो वेग का मान जो है कितना? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह सेकेंड में, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना, यानी कि 18/18 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 से 18 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 36 के बाद किया जाए तो 36 में गुना कीजिएगा कितना? 5/18 से, तो 18 दूना 36, यानी कि 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। या ऐसे भी याद करिएगा कि 18 के पढ़ा क्या मरते पढ़िएगा, तो 18 था 1 मरते, इधर 5 की पढ़ा 1 मरते पढ़िएगा तो सेकेंड में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 18 के पढ़ा क्या मरते पढ़िएगा, तो 36 आएगा 2 मरते। उसी प्रकार 5 के पढ़ा 2 मरते पढ़िए तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए, ठीक है। तो बल का मान बताइए, क्या पूछा गया है? बल का मान। तो बताइए कि बल का मान जो होता है अंतिम वेग अब माइनस क्या होता है? प्रारंभिक वेग अब बटा में समय। तो अंतिम वेग कितना है? 10, अब प्रारंभिक वेग कितना है? 5, और समय जो हमें दे रखा है कितना? 100 सेकेंड। अगर आप काटिएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5/100 काटिए, तो यहाँ जो हो जाएगा 5, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 1/20/2500, यानी 1/20, ठीक है। 1/20 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन हमको मान निकालना है किस में? न्यूटन में मान निकालना है। किस में? तो न्यूटन में। अब बताइए कि न्यूटन में निकालिएगा तो यह जो था पहले जो वस्तु का चाल कितना है? 5 था, तो 5 का कितना? 1/20 काटिए, 20 चौका 5 चौका 20, यानी कि 1/4, और 1/4 को जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 80 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, या नहीं अंतिम नहीं, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब 2 समांतर तारों के एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो, जब मान लीजिए कि 2 समांतर रेखाएं और एक ही दिशा में प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में तो विकर्षित होगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए कि एक ही दिशा में अगर किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र विकर्षित होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? विकर्षित होगा, ठीक है, विकर्षित होगा। किंतु यहाँ जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है, तो जब विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा तो यह क्या होगा? आकर्षित होगा, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो क्या हो जाता? विकर्षित। जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय ध्रुव, किसी भी ध्रुव में कितना? 2 ध्रुव होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर N ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ है, क्या है? साउथ, ठीक है। और एक ही दिशा में यहाँ पर समझिए कि यहाँ भी साउथ रह गया
और यहाँ कितने हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, तो देखिए जब समान आवेश होता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा विकर्षित हो जाता है, लेकिन एस के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है एन और इधर आ जाता है एस, तो असमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है आकर्षित। लेकिन जब समान आवेश रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है विकर्षित। तो समान आवेश यानी कि होता है चुंबकीय क्षेत्र विकर्षित। लेकिन यहाँ पर जो विद्युत धारा के मान पूछा गया तो विद्युत धारा के मान जो हो जाएगा क्या होगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, चलिए साथियों 80 के बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा स्टार्ट 91 से। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका 91 नंबर कह रहा है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। 2 में कह रहा है कि यह कार्बन का अपरूप है। 3 में यह संस्था है और 4 में बोला है कि यह मुलायम तथा भंगुर है। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 1। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं जो ग्रेफाइट जो होता है ठीक है वह बैटरी में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट जो होता है किसका अपरूप होता है कार्बन का। और हम सब यह भी जानते हैं कि कार्बन के जो अपरूप होता है कौन कौन होता है, एक तो ग्रेफाइट, दूसरा क्या होता है ग्रेफाइट, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा जो हमारा होता है यानी कि जो सबसे कठोर धातु कौन होता है हीरा। ठीक है, तो यह इसका तीनों क्या होता है अपरूप होता है। लेकिन हमको यह नहीं पूछा गया है कि ग्रेफाइट को जो है तरह की पेंसिल में उपयोग किया जाता है। क्यों? तो पेंसिल में जो है कागज को यानी कि क्या चिन्हित करने के लिए लिखने के लिए। तो आंसर होने वाला है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार एक आवेश है 1 यानी 1 का 1838वां प्रोटॉन का भार तथा धन आवेश के। तो सबसे पहले यहाँ समझिए यह दोनों तो भार कभी होगा ही नहीं। ठीक है, होने वाला या तो 1 या 3, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1/1838 भाग होता है। ठीक है, लेकिन बताइए कि इलेक्ट्रॉन आवेश बोला है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कैसा होता है ऋण आवेश होता है। कैसा होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा कैसा होगा ऋण आवेश होगा। आवेश कैसा होगा ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो आंसर होने वाला है 3। यह क्वेश्चन आपका जो है 93 नंबर कह रहा है कि 1 बिलियन जिसका पीएच मान 3 है तो उस बिलियन में OH- की सांद्रता बताइए। हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए होंगे, इसका एक सिंपल फंडा है। हम सब जानते हैं कि पीएच मान जो अधिकतम हो सकता है कितना 14 तक। तो इसको आप लिखिएगा पावर में हमेशा 14। ठीक है, इसको हमेशा लिखना है पावर में 10⁻⁻14 और जो आपको मान दिया रहेगा उसको नीचे लिखिएगा। तो पीएच मान कितना दिया है 3 दिया है तो इसको रख लीजिएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए कि अब जब ये बटा में ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यहाँ जो देखिए यहाँ 10 की पावर है यानी कि माइनस ही रहता है। अब ऊपर में जाएगा तो ये 10 के घात कितना हो जाएगा बताइए कि 10 के घात माइनस में रहेगा, क्योंकि पीएच मान 3 है तो माइनस में। जब नीचे से ऊपर में जाएगा तो प्लस में, तो 10 के पावर माइनस यानी कि ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 होगा। तो बताइए 14 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर कितना बचेगा माइनस कितना 11। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला है 10 की पावर -11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है सजात समवयव अपरूप यानी अपरूप। चौथा है सम संरचनात्मक। ठीक है, संरचना युक्त। तो यहाँ पर जो ब्यूटेन जो होता है और आइसोब्यूटेन वह होता है समवयव यानी कि समवयवता। आप लोग पढ़े होंगे इंटर में कि समवयवता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन कहे या ब्यूटेन यह क्या होता है समवयव होता है न कि अपरूप। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि इस अभिक्रिया में ठीक है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम सब जानते हैं एक ऑक्सीकरण होता है एक अवकरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का यानी कि समझिए
कि जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑक्सीजन हो या कोई भी धातु हो, ठीक है, ऑक्सीजन या कोई भी धातु में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में या कोई धातु में वृद्धि होगा तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण। या जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। समझिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि सोडियम, क्या है सोडियम, इस पर तो कोई आवेश नहीं है, एक लेते हैं सोडियम धन आवेश, ठीक है। अगर इस सोडियम के बात किया जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 0, क्योंकि पर न प्लस दिया गया है न इस पर माइनस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ अगर बात किया जाए तो इसका जो होगा आवेश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह 0 से कहाँ गया, 1, तो ऑक्सीजन में अगर वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। या विस्थापन कर देगा, किसको, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, तब पर भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। लेकिन इसके ठीक विपरीत ऑक्सीजन में कमी आ जाए तो उसको अपचयन या रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए तो उसको रिडक्शन या अवकरण कहते हैं। तो समझिएगा, इसमें देखिए एल्युमिनियम यहाँ है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम के कितने अणु हैं, एल्युमिनियम जो है इसका पावर कितना है, 1 है। और इधर देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 दिया गया है। तो बताइए कि 0 से जब 1 हो गया तो इसमें क्या हुआ था, बढ़ा था, यानी कि ऑक्सी नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वह उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो किसका बढ़ा, एल्युमिनियम का कितना, 1 था, वो हो गया 3, तो इसी का क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। ऑप्शन ए में है कि आयनिक आबंध, 2 में एकल सहसंयोजी आबंध, 2 सहसंयोजी और त्रिसंयोजी। यानी कि नाइट्रोजन गैस में आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 और 5। इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5। अब आप लोग बताइए कि अष्टक का नियम जो कहता है कि इसको कम से कम ना 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, 3। कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो यह हो जाएगा त्रिसंयोजी। कितना हो जाएगा, त्रिसंयोजी बंधन बनाएगा कौन, नाइट्रोजन। अगर मान लीजिए कि जब कोई धातु या धातु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या त्याग करे तो एकल संयोजी बंधक कहलाएगा। जब कोई धातु या धातु दो यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा तो दो संयोजी बंधन बनाएगा। अगर यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करेगा तो क्या कहलाएगा, त्रिसंयोजक। इसमें 3 बंध ये क्या करेगा, 3 जो है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तभी जाकर क्या होगा, इसका अष्टक का नियम पूरा होगा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिसंयोजन। तो नाइट्रोजन कौन सा बंधन बनाएगा, 3। जैसे अगर बात किया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका अगर निकाले तो 2 और 6। अब बताइए इसको इलेक्ट्रॉन को कितना कम से कम चाहिए, तो अष्टक का नियम पूरा कर लेगा 2। तो यह होगा द्विबंधन, जितना संयोजकता की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो समझिए कि ऑक्सीजन में कौन सा बंधन बनाएगा, द्विबंधन। जैसे अगर सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 8 और 2 10 1 11। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग देगा, तभी अष्टक का नियम पूरा होगा। तो पूछेगा कि सोडियम धातु में जो होगा कौन सा बंधन बनाएगा सोडियम, तो एकल सहसंयोजी बंधन। 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग हो तो एकल सहसंयोजी, 2 बंधन का ग्रहण या त्याग हो तो उसको हम कहेंगे द्विसहसंयोजी, और 3 यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग होगा तो त्रिसंयोजी बंधन कहलाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में H2SCl2, ठीक है, अभिक्रिया कराया जाता, कह रहा है ऑप्शन ए में
Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ऑक्सीकारक कहने का मतलब अवकरण, ठीक है, अवकारक कहेंगे। अब यहाँ देखिए, और दूसरा जो कर रहा है कि Cl2 अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, यानी अपचयन एक होता है और एक उपचयन होता है। उपचयन कहने का मतलब हो गया अवकारक, ठीक है, यानी कि रिडक्शन, और यानी कि और यानी अपचयन कहने का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, मतलब उसमें ऑक्सीजन का बढ़ेगा, वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन कमेगा तो रिडक्शन, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से कि C2H और यहाँ Cl2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि Cl2 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्लोरीन था कितना था, 1 था, ठीक है, और इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, Cl यानी कि 1 हो गया, 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। तो बताइए इसमें जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है इसका। तो क्लोरीन का यहाँ बात किया जाए कि हाइड्रोजन 2, ठीक है, तो 2 से गुना हुआ हाइड्रोजन 2 होगा। सल्फर तो 1 था, सल्फर 1, इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है। तो जब कमेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कमेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में जो होता है, परमाणु के जो नाभिक में जो होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो ऑप्शन होने वाला है 4, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ही न्यूक्लियन कहलाएगा, यानी कि नाभिक उसका कहलाता है, ठीक है। अगर नाभिक के खोज की बात किया जाए तो रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन का खोज, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की अगर बात किया जाए तो प्रोटॉन का खोज जो किया था गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था, गोल्डस्टीन। नाइट्रोजन का अगर न्यूट्रॉन की अगर बात किया जाए, किसका, न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने 1832 में किया था, ठीक है। चलिए, कह कि बायोगैस के अवयव है, तो बायोगैस में तो मीथेन होगा ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह मीथेन है, तो यह हो सकता है 3 गो में मीथेन, पहले तो इसको हटा दीजिए, तीसरा तो होगा नहीं। मीथेन होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह इथेन नहीं होता है, क्या होता है, मुख्य रूप से बायोगैस का जो मुख्य जो अपघटक गैस होता है वह कौन होता है, ब्यूटेन, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए,